तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आप लिस्टली फावर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मन मुटाव और खटपट की अटकलों के बीच आज पूरे 19 दिन बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में नाराजगी के मामले पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है, ये सब अफवाह है। इंडिया गठबंधन में जल्द सीटों का बंटवारा होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा हमला बोला है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की महाब्राह्मण पंचायत में अखिलेश यादव द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर अंकुश लगाए जाने के आश्वासन को झूठा करार देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश न करे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी उल्टा सीधा बयान देते हैं वो अखिलेश यादव का ही लिखा हुआ होता है। एटा आगरा फोर्ट स्टेशन के बीच चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन नई साल में लगातार 26 दिन तक बंद रहेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने इस ट्रेन को सर्दी बढ़ने के साथ मथुरा स्टेशन पर यार्ड में चलने वाले कार्यों को देखते हुए आंशिक रूप से स्थगित कर दिया है। एटा आगरा के बीच ट्रेन से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल बुरी खबर है कि एटा से आगरा के बीच रोजाना अप डाउन चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन को उत्तर मध्य रेलवे ने 26 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 3 मामलों में आने वाले फैसला देश की राजनीति के साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इनमें राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता से जुड़ा मामला सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईडी की शक्तियों की समीक्षा और असम में नागरिकता से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6(a) की वैधता से जुड़ा मामला है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। खास तौर से नए वेरिएंट JN.1 का संक्रमण बढ़ने से कई राज्यों में सतर्कता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में केरल में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषी वाले आपत्तिजनक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बीआरएस नेता के कविता ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महज PR स्टंट है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी साबित करे कि वो हिंदुओं और हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इसके तहत 28 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रियों की सूची सौंपी है। क्या चीन परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटा हुआ है? इस बात की आशंका कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद जताई जा रही है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इन फुटेज में चीन शिनजियांग में स्थित लोपनर न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी में गतिविधियां होती नजर आ रही है। इन तस्वीरों से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि चीन बहुत जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। इन परमाणु परीक्षणों के दम पर चीन खुद को और अधिक मजबूत बनाने की फिराक में है। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की भारत ने निंदा करते हुए विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वन्य दूतावास ने शनिवार को कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क शहर में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक पेंटिंग की घटना की निंदा की है। दूतावास ने कहा कि इस घटना ने भारतीय समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। इसके साथ ही इस मामले की त्वरित जांच और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का भी आह्वान किया है। अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन ने दावा किया है कि अरब सागर में गुजरात के पोरबंदर तट के पास शनिवार को जिस ड्रोन ने एक टैंकर पर हमला किया था वो ईरान से दागा गया था। पेंटागन ने रविवार को एक बयान में कहा कि हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास हुआ है। हालांकि जापान के स्वामित्व वाले रसायन से भरे इस जहाज पर कोई हताहत नहीं हुआ है। जल्द ही आग बुझा दी गई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। कंगाली के दहलीज पर पहुंचा पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान अपनी आम भोली भाली जनता पर लगातार उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कभी तेल की कीमतों को बढ़ाकर तो कभी बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर पाकिस्तान अपनी आवाम से पैसे ऐंठ रहा है।
आपको बता दें कि खाने पीने की चीज़ों की दरों में इजाफा और गैस की आसमान छूती कीमतों के चलते पाकिस्तान में संवेदनशील मूल्य सूचना अंक 42.6% तक बढ़ गया है। हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना ने एक बार फिर से भारी तबाही मचाई है। हमास शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते 24 घंटे में इजराइल की बमबारी में 201 लोगों की मौत हुई है। इस तरह युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक मृतकों की संख्या 20,258 पहुंच गई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर इजराइल ने भी शनिवार को अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़े हैं। सचिन पायलट को 10 महीने में 2 बार भले ही प्रमोशन मिल गया हो, लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं। मतलब साफ है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही सीएम के दावेदार रहेंगे। अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर नहीं करने के यही संकेत मिले हैं। दरअसल कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी देकर नए सियासी संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में नई भाजपा सरकार बने अभी 2 हफ्ते का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन सूबे की आर्थिक स्थिति पर लोड बढ़ गया है, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज लदा हुआ है। सूबे के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरबीआई से फिर 2000 करोड़ का लोन मांगा है। मोहन यादव ने राज्य के खर्च का हवाला देते हुए डिमांड की है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। आपको बता दें कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी, बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी। इस दौरान वो विपक्ष को बेनकाब भी करेगी। मिशन 2024 के लिए 1 जनवरी से ही भाजपा का बहुस्तरीय अभियान शुरू हो जाएगा। इसमें उसके सभी प्रमुख नेता जुटेंगे। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी और बिहार के हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। उनके इस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। दयानिधि मारन की क्लिप शेयर करते हुए भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि इस पर उनका क्या विचार है। बिहार के सिवान जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की युवा नेता की शनिवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात हुसैनगंज थाना इलाके के कुतुब छपरा की है। बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने एमआईएम नेता आरिफ जमाल को उनके ही रेस्टोरेंट पर गोली मार दी है। अपराधियों ने जमाल पर दनादन 3 फायर किए, फिर मौके से फरार हो गए। गंभीर अवस्था में जमाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुजरात की तरह बिहार में भी शराब पीने की छूट देने की मांग की है। मांझी ने कहा है कि जैसे गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी को शराबबंदी कानून में छूट देने की घोषणा की गई है, वैसे ही बिहार में भी शराब की खपत पर नियमों में ढील देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में गुजरात का शराबबंदी का नया मॉडल लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है।